हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 1991 का हिस्ट्री का सॉल्व पेपर। इसमें दोस्तों कुल 120 क्वेश्चन दिए गए हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चर जैसी परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड या जीआईसी लेक्चर की परीक्षा की तैयारी करने के लिए पीसीएस का पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दिया बलूचिस्तान में, सिंधु के मुहाने पर, खंभात की खाड़ी में या कच्छ केरल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, खंभात की खाड़ी में। लोथल दोस्तों गुजरात के खंभात की खाड़ी में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर में किस भाग में स्थित थी? तो संपूर्ण भाग में स्थित थी। इसका कोई एरिया बटा नहीं था। संपूर्ण भाग में नियोजित ढंग से फैली थी मोहनजोदड़ो की इमारतें। तो आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, पशुपति अंकित मुहर कहाँ से मिली है? ऑप्शन में दिया है हड़प्पा से, लोथल से, रंगपुर से या मोहनजोदड़ो से। तो इसका सही उत्तर क्या है? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन व्यापार होता था कहाँ से? इसमें दिया है ईरान, इराक, रोम और चीन। तो ईरान और इराक से होता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, 1 और 2 यानी कि ईरान और इराक। हड़प्पा कालीन व्यापार रोम और चीन के साथ नहीं होता था, ईरान और इराक के साथ होता था। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। इसमें कथन और कारण दिया है। कथन ये है कि प्राचीन काल में नगरीय जीवन के बाद ग्रामीण जीवन का विकास हुआ, और कारण आर है कि हड़प्पा कालीन संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी। तो दोनों सही है दोस्तों, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, आप जानते भी होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है वैदिक संस्कृति से। क्वेश्चन है कि वेद त्रयी में कौन कौन शामिल हैं? तो सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद शामिल हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। वेद त्रयी में सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद शामिल हैं। आप इन्हें याद रखेंगे। फिर अगला है, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन था? ऑप्शन में दिया है इंद्र, अग्नि, ब्रह्मा या वरुण। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। 250 श्लोक केवल इंद्र के लिए लिखा गया है। सबसे प्रमुख देवता ऋग्वेद के यही हैं, इंद्र। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले राजाभिषेक की परंपरा कहाँ आरंभ हुई? तो उत्तर वैदिक काल में आरंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। राजाभिषेक की परंपरा सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है? ऑप्शन में दिया है पहला, ब्राह्मणों पर कर का भार था, यह गलत है। दूसरा है, केवल वैश्यों पर कर का भार था, और यही सही है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में कराधान से संबंधित विचार यह सत्य है कि केवल वैश्यों पर कर का भार होता था। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ऊँट का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है, ऊँट का उल्लेख ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला भुगतान किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दिया है पण, बलि, भाग या निष्क। तो बलि इसका सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वैदिक काल में राजा को कबीले के लोग अपनी इच्छा से बलि नामक कर देते थे। यह अनाज और पशु के रूप में होता था। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है धार्मिक आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित को क्रम में लिखिए। इसमें दिया है महावीर, पार्श्वनाथ, बुद्ध और भद्रबाहु। तो सबसे पहले रहेंगे दोस्तों पार्श्वनाथ, उसके बाद महावीर, फिर बुद्ध और फिर भद्रबाहु। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही होगा, 2, 1, 3 और 4। फिर अगला क्वेश्चन है, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख
मिला है कहाँ से। ऑप्शन में दिया है हाथी गुम्फा लेक से, ज्योरा अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्त से या गंगाधर से। तो हाथी गुम्फा से मिला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, शिव के पंचरूपों में कौन नहीं है। इसमें दिया है ईशान, कामदेव, घोर या गणेश कार्तिकेय। तो गणेश और कार्तिकेय शिव के 5 रूपों में शामिल नहीं हैं। ईशान, कामदेव और घोर ये सब शामिल हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, शिव के पंचरूपों में ईशान, तत्पुरुष, घोर, कामदेव और सधोजात सम्मिलित हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, सिक्कों के प्रचलन का प्राचीनतम स्वरूप प्राप्त हुआ है कब। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। सिक्कों के प्रचलन का प्राचीनतम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त हुआ है। पंचमार्क नाम का सिक्का चलता था, आहत सिक्का कहा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद हुई बौद्ध संगीति यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके नेतृत्व में हुई थी। ऑप्शन में दिया है महाकश्यप, अजातशत्रु, वसुमित्र या सुबुकमिंग। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, महाकश्यप। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही है। इसमें दिया है पहला कौशल चंपा, वत्स कौशाम्बी, कुरु काम्पिल और मत्स्य अहिछत्र। तो इसका कौन सा सही है, वत्स कौशाम्बी वाला सही है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और कुरु की राजधानी पंचाल थी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी का लेखक कौन है। तो आप जानते ही हैं, पाणिनि हैं। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 19, मौर्य युग से अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे प्राप्त है। तो जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त है, आप जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। ऐसे ही क्वेश्चन यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में आते हैं, तो आप पीसीएस का साल पेपर जरूर पढ़िए। फिर अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कर संग्रहकर्ता कौन था। तो समाहर्ता था, आप जानते भी होंगे, पिछली बार टीजीटी में आया था। फिर अगला क्वेश्चन है, विदेशी शक्तियों से मित्रतापूर्ण संबंध अशोक के किस अभिलेख में मिलता है। तो 13वें अभिलेख में मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक की सेनापति के द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो यह बृहद्रथ था, आप जानते भी होंगे। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मार दिया था, वह सेनापति था और बृहद्रथ राजा। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता है। तो आप जानते भी होंगे, कौटिल्य का यह कथन है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है। राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता है, कौटिल्य। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किसने कहा था कि भारत में 7 जातियां थीं। ऑप्शन में दिया मेगास्थनीज, कौटिल्य, विज्ञानेश्वर या मेघातिथि। तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में इंडिका में ऐसा कहा था। फिर अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई थी। पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने की थी। तो विलियम जोन्स ने की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम से इंगित किया है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन में दिया है इंडिका, मुद्रा राक्षस, पुराण और दिव्यावदान। तो इंडिका इसका सही उत्तर है। इंडिका पुस्तक में दोस्तों जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अशोक ने कलिंग के युद्ध से प्रभावित होकर युद्ध को भविष्य में तिलांजलि दे दी। कारण आर है कि वह युद्ध से डर गया था। तो इसमें केवल पहला सही होगा दोस्तों।
ए वाला सही है और आर वाला गलत है। वह युद्ध से डरा नहीं था, उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। वह मार काट से बचना चाहता था, इसलिए युद्ध को छोड़ दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, मौर्योत्तर एवं संगम युग से कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ऑप्शन में दिया है अग्रणी, श्रेष्ठी, सार्थवाह या वणिक। तो इसका सही उत्तर क्या है? सार्थवाह इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुजी विष्णु सिक्के किसने चलवाए? ऑप्शन में दिया है मिनांडर, हुइस्क, डेमेट्रियस या कन्फ्यूशस प्रथम। तो इसका सही उत्तर क्या है? हुइस्क इसका सही उत्तर है दोस्तों, हुइस्क, कनिष्क का लड़का। फिर अगला है, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से क्वेश्चन नंबर 31, फाहियान के अनुसार गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम क्या था? ऑप्शन में दिया है पर्ण, दाम, कौड़ी और सिक्के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, कौड़ी। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ी होता था। तो 31 के बाद हम चलेंगे 32 पर। यहाँ देखिए 32 दिया है, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित हुए थे? ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है कुषाण काल, हिंद यवन, गुप्त काल और मौर्य काल। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है, गुप्त काल। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल में बनाए गए थे, प्रचलित हुए थे। फिर अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल का प्रमुख गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन था? तो आर्यभट्ट था, आप जानते भी होंगे। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, आर्यभट्ट दोस्तों गुप्त काल का प्रमुख गणितज्ञ और खगोल शास्त्री था। फिर अगला है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत की विजय के बाद चांदी के सिक्के चलवाए, तो यह सही है। और दूसरा है कारण आर कि वहाँ चांदी के सिक्के पहले से भी प्रचलित थे, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, ये सही है एवं आर ए का उचित कारण है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यकाल से क्वेश्चन नंबर 35, सर्वप्रथम किसने दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान प्रारंभ किया? ऑप्शन में दिया है राजेंद्र प्रथम, राजा राज प्रथम, पुलकेशिन प्रथम या विजयालय। तो इसका क्या सही है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, राजेंद्र प्रथम। दक्षिण पूर्व एशिया में बंगाल की खाड़ी से आगे कंबोडिया, चंपा, बर्मा और थाईलैंड, मलय द्वीप और हिंद चीन आता है, वहाँ पर इसने सैनिक अभियान किया था राजा राजेंद्र प्रथम ने। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 36, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन में दिया है राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, राजराज प्रथम या राजराज द्वितीय। तो आप जानते ही हैं तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। 36 हो गया, अब 37 नंबर यहीं पर है, गंगई कोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है, इसने बंगाल के शासक पाल शासक के राज्य पर आक्रमण किया था और गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। गंगई कोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी बनाया था। फिर अगला क्वेश्चन है, चोल काल में कौन सभा नहीं थी? ऑप्शन में दिया है महासभा, उर, नगर और वरियम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, वरियम। वरियम दोस्तों यह सभा नहीं थी। चोल काल में 3 प्रकार के सभा का उल्लेख मिलता है, उर, सभा और महासभा तथा नगरम। सभा और महासभा के अंतर्गत अनेक समितियां होती थी, जिसको वरियम कहा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, पुलकेशिन द्वितीय को सर्वप्रथम किसने हराया था? ऑप्शन में दिया है दंत दुर्ग ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, भास्कर वर्मन द्वितीय ने
या हर्ष ने? तो इसका सही उत्तर क्या है? नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को सर्वप्रथम पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था और इसके एवज में वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विजयनगर साम्राज्य में नहीं आया था? ऑप्शन में दिया है मनुची, नूनिज, अब्दुल रज्जाक या निकोलो कोंटी। तो इसका सही उत्तर क्या है? मनुची। मनुची दोस्तों यह मुगल सम्राट के औरंगजेब के समय में आया था, यह विजयनगर नहीं गया था। नूनिज, अब्दुल रज्जाक और निकोलो कोंटी ये सब दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य में गए थे। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन में दिया है कृष्णदेव राय, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या अधिराजेंद्र। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने दोस्तों आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन में दिया है पहला कृष्णदेव राय ने, दूसरा है नरसिंह ने, तीसरा है हरिहर और चौथा है बुक्का। तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, दाय भाग का लेखक कौन है? तो जीमूत वाहन है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य स्थापित था, किस पर स्थापित था बताना है। ऑप्शन में दिया है कलिंग पर, विजयनगर के अवशेष पर, विजयनगर के अवशेष के बाद बहमनी साम्राज्य के अवशेष पर या कोरोमंडल के तट पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों, कोरोमंडल के तट पर। पल्लवों के अवशेषों पर चोलों ने अपना राज्याभिषेक कोरोमंडल के तट पर करवाया था। फिर अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत विस्तार और प्रशासन से। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, निम्न यात्रियों के भारत आगमन का सही क्रम क्या है? इसमें दिया है अलबरूनी, इब्न बतूता, वास्को डिगामा और नूनिज। तो ये एक सीक्वेंस सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले अलबरूनी, फिर इब्न बतूता, उसके बाद वास्को डिगामा, फिर नूनिज। तो ये क्रम आप याद रखेंगे। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, वास्को डिगामा उसके बाद और नूनिज उसके बाद विजयनगर साम्राज्य में आया था। फिर अगला है, डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक में सिकंदर लोदी के शासन के विषय में क्या लिखा है? इसमें दिया है कि उसका शासन पूर्ण निरंकुश था, दूसरा है अमीरों को अर्ध स्वतंत्रता प्राप्त थी, और सी है उपरोक्त दोनों कथनों के बीच की स्थिति थी, और डी है अमीरों को पूर्ण स्वतंत्रता थी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही दे रहा है, उपरोक्त दोनों कथनों की बीच की स्थिति थी, उसका शासन पूर्ण निरंकुश नहीं था और अमीरों को थोड़ी बहुत स्वतंत्रता दी थी उसने। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, इस्लाम की राजधानी से भेजे गए वस्त्र, आभूषण तथा उपहार को सुल्तान, उसके पुत्र तथा अमीरों आदि ने ग्रहण किया था, यह कथन किसके लिए है? ऑप्शन में दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक और इल्तुतमिश। तो इसका क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, यह कथन इल्तुतमिश के बारे में है। ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है, उपरोक्त कथन, यानी कि जो यहाँ पर लिखा है उससे संबंधित है ये। उपरोक्त कथन इस्लाम की राजधानी क्या थी? तो इस्लाम की राजधानी बगदाद थी, आप जानते हैं। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 48 के बाद 49 यहाँ पर है अगले पेज में। प्रश्न संख्या 47 में वर्णित कथन किस पुस्तक से लिया गया है? तो तबकात-ए-नासिरी से लिया गया है। क्या लिया गया है? खलीफा के द्वारा इल्तुतमिश को खिलाफ जो प्राप्त हुआ था वह। फिर अगला क्वेश्चन है, लूट के धन का 80% भाग
किस शासक ने लेना आरंभ किया था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने लूट लूट से प्राप्त 80% धन खुद लेता था। फिर अगला क्वेश्चन है, खलीफा की सत्ता मानने से किसने इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी धर्म और खलीफा को नहीं मानता था और यह भी नहीं मानता था, इसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, हजार सितून महल श्रीनगर में किसने बनवाया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, आप जानते भी होंगे। हजार सितून महल यानी कि हजारों खंभों वाला महल है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। फिर अगला है, वजारत प्रथा का चरमोत्कर्ष दिल्ली सल्तनत के किस वंश के काल में हुआ था? तो यह हुआ था तुगलकों के समय में। तुगलकों के समय में वजीरों को ज़्यादा शक्ति दी जाने लगी थी। फिर अगला है, दीवान मुस्तक राज किससे संबंधित है? तो यह भू राजस्व से है, आप जानते ही हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग की स्थापना की थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 है, सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता है तो खुदा का बंदा होने के नाते मैं अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे पदच्युत कर सकता हूँ? यह किसने कहा था? तो यह कहा था फिरोज शाह तुगलक ने। फिर अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त प्रश्न का कथन किस पुस्तक में लिखा है? तो यह लिखा है तवारीख फिरोज शाही में। जियाउद्दीन बर्नी इस पुस्तक का लेखक है। तवारीख फिरोज शाही। फिर अगला है, उपरोक्त पुस्तक का लेखक कौन है? यानी कि तवारीख फिरोज शाही का लेखक कौन है? तो यह है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला है, निम्न आक्रमणकारियों के आने का सही क्रम क्या है? ऑप्शन में दिया है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और फिर मोहम्मद गोरी, और यही क्रम सही है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम, 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी और 1175 में मोहम्मद गोरी भारत आया था। फिर अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम मंसूर किसको मिला था? तो यह मिला था इल्तुतमिश को। खलीफा के द्वारा भेजा गया मंसूर सबसे पहले मिला था इल्तुतमिश को। फिर अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के लेखक कौन थे? ऑप्शन में दिया है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास और रहीम। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, तुलसीदास। विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास थे और तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। इन्होंने रामचरितमानस प्रसिद्ध रचना लिखी है इनकी है। फिर अगला है, शैव वैष्णव धर्म का समन्वय किस संत ने स्थापित किया था? तो शैव और वैष्णव धर्म का समन्वय का स्थापित किया था तुलसीदास ने। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गलत है? रामानुज दक्षिण भारत, यह सही है। रामानंद उत्तर भारत, ये भी सही है। चैतन्य बंगाल में थे, ये भी सही है। और शंकराचार्य मध्य भारत में नहीं थे, केरल में थे ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसीलिए गलत है और सब सही है। रामानुजम मद्रास, रामानंद उत्तर भारत, चैतन्य बंगाल और शंकराचार्य केरल। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए और कारण आर के रूप में दिया है। कथन ए है कि भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य सांप्रदायिकता, एकता एवं सद्भावना की स्थापना करना था, और कारण आर है कि सामाजिक विरोध बढ़ता जा रहा था। तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर क्या इसका सही है? सी वाला इसका सही है। ए और आर
दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं को सही क्रम में लिखिए। इसमें दिया है बैरम खान का पतन, असीरगढ़ की विजय, हल्दी घाटी का युद्ध और अबुल फजल की हत्या। तो इसमें क्या पहले रहेगा और क्या अंत में रहेगा? तो बैरम खान का पतन 1560 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, असीरगढ़ की विजय 1901 में और अबुल फजल की हत्या 1602 ईस्वी में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें दिया पहला, मनसबदार का पद सैनिक और वंशानुगत होता था। यह वंशानुगत नहीं होता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला है इसका सही उत्तर है। मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर मुगलों का सैनिक संगठन स्थापित था। सन 1577 में इस व्यवस्था को भारत में लागू किया गया। इसकी प्रेरणा अकबर ने अब्बास सईद से प्राप्त की थी। यह वंशानुगत नहीं थी। अकबर मनसबदारों को अपनी इच्छा के अनुसार बदल देता था या उनका ट्रांसफ़र कर देता था। सबसे कम या सबसे अधिक भी वह कर सकता था। तो यह वंशानुगत नहीं होता था, इसलिए यह गलत है। जात और सवार का पद मनसबदार से संबंधित है, यह सही है। प्रशासनिक अधिकारी मनसबदार होते थे, यह भी सही है। और मनसब की 33 श्रेणियाँ थीं, यह भी सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? ऑप्शन में दिया है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या फ्रांसीसी। अगला है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, और यह सही है। इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको दोस्तों। PDF PDED और F, यह है यूरोपियों के आगमन का क्रम। P फॉर पुर्तगाली, D फॉर डेनिश, E फॉर इंग्लैंड, D फॉर डच और F फॉर फ्रांसीसी। तो आप इसको नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने असीरगढ़ की विजय कब प्राप्त की थी? तो 1601 ईस्वी में प्राप्त की थी। यहाँ का शासक था मीरन बहादुर। फिर अगला क्वेश्चन है, टोडरमल भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था जाप्ती प्रणाली। टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था से जाप्ती प्रणाली संबंधित था। भूमि की पैमाइश करके कर को बटोरना इसके अंतर्गत शामिल आता था। फिर अगला है, मुंतकफ उल लुवाब का लेखक कौन था? तो यह था खफी खां। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71। कौन जोड़ा सही नहीं है? इसमें दिया है तारीख शेर शाही, अब्बास सरवानी, यह सही है। तुजुके बाबरी, बाबर, यह भी सही है। मुंतकफ उल तवारीख, यह भी सही है। तुजु के जहांगीरी, इनायत खान, यह सही नहीं है। यह जहांगीर की आत्मकथा है, इसलिए यह सही नहीं है, बाकी सब सही है। तुजु के जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है। फिर अगला क्वेश्चन है, पानीपत में अनेक युद्ध हुए, यह किस जगह पर या किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है पानीपत, आप जानते भी होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों आगरा में। फिर अगला है, निम्न में से किसके मकबरे के मध्य गुंबद नहीं है? तो अकबर के मकबरे में गुंबद नहीं बना है। यह आगरा से थोड़ी दूर पर सिकंदरा नामक स्थान पर स्थित है अकबर का मकबरा। फिर अगला है, कौन जोड़ा सही नहीं है? इसमें दिया है मुगल वंश की स्थापना 1526, शेर शाह की मृत्यु 1545, अकबर का जन्म 1542 और दीन ए इलाही की स्थापना 1581। ये 81 नहीं है बल्कि 82 है, बाकी सब सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही है?
सासाराम हुमायूं का मकबरा, यह गलत है। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। और हाजी बेगम का मकबरा और हाजी बेगम शाहजहाँ का मकबरा, ताजमहल जहांगीर, बाबर पानीपत संभल की मस्जिद, ये वाला केवल सही है। ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77 है। सबसे प्राचीन फ्रांसीसी बस्ती कौन थी? तो यह थी पांडिचेरी। ऑप्शन नंबर पहला, सबसे प्राचीन फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी। फिर अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ा बनाइए। इसमें दिया है मजहर की घोषणा, अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण, गयासुद्दीन की मृत्यु और बैरम खान का पतन। तो आप जोड़ा यहाँ से मिला सकते हैं दोस्तों। मजहर की घोषणा 1579, अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण 1296, गयासुद्दीन की मृत्यु 1325 में और बैरम खान का षड्यंत्र 1560 ईस्वी में। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फिर अगला है, सही जोड़ा बनाइए। अकबर, औरंगजेब, फर्रुखसियर और फिरोज शाह। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। अकबर दहसाला बंदोबस्त, औरंगजेब गैर मुस्लिम करों की समाप्ति, फर्रुखसियर अंग्रेजों को व्यापारिक कर में छूट और फिरोज शाह जजिया, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था फिरोज शाह ने। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है मराठा काल से। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों, निम्नलिखित को क्रम में लगाइए। इसमें दिया है शाइस्ता खान की पराजय, सूरत लूट, पुरंदर की संधि और तोरण की विजय। तो पहला इसका सही है। पहले रहेगा चौथा तोरण की विजय, फिर पहला रहेगा शाइस्ता खान की पराजय, फिर पुरंदर की संधि और उसके बाद सूरत की लूट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेनापति कौन था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में दोस्तों मराठों का सेनापति था सदाशिवराव भाऊ। फिर अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध शासक शुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली का सहयोग किया था? तो अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने ऐसा किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन मुस्लिम सेनानी मराठों की ओर से युद्ध में मारा गया? तो यह था इब्राहिम खान गारदी। यह तोप खाने का प्रमुख था। यह पानीपत के तीसरे युद्ध में मारा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सही जोड़ा बनाइए। इसमें दिया है शिवाजी का राज्यारोहण, धर्मत का युद्ध, खुसरो का विद्रोह और तालीकोटा का युद्ध। तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। शिवाजी का राज्यारोहण 1674 में, धर्मत का युद्ध 1658 में, खुसरो का विद्रोह 1616 में और तालीकोटा का युद्ध 1665 में। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत से। 1739 में करनाल में नादिर शाह के विरुद्ध मुगल सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन था? शाह था। फिर अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में वापस जाते समय सफदरजंग को क्या नियुक्त किया था? वजीर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है। फिर अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान करने को सर्वप्रथम विचार किसके मस्तिष्क में आया था? तो यह रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग में आया था। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, सिख नेता बंदा बहादुर को किसके शासनकाल में बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया था? तो फर्रुखसियर के समय में बंदा बहादुर को बंदी बनाकर लाया गया था। फिर अगला है, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और प्रशासन। फोर्ट विलियम कहाँ है? तो यह कलकत्ता में है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90,
अंग्रेज़ों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो यह किया था उन्होंने सूरत में। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मीर जाफ़र ने राज्यारोहण के बाद अंग्रेज़ों को क्या प्रदान किया था? 24 परगना प्रदान किया था। यह एक क्षेत्र था। फिर अगला है 1765 से 1772 के मध्य बंगाल सरकार डाकुओं की सरकार थी, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहा है के.एम. पडिक्कर ने। फिर अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों के विरुद्ध संयुक्त सेना में कौन शामिल था? तो शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक संयुक्त सेना में शामिल थे। फिर अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य कारण क्या था? खानों को बंदरगाह से जोड़ना, यह था मुख्य कारण। तो एनसीईआरटी से दिया है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है 1840 में हुए कूका आंदोलन का नेता कौन था? तो भगत जवाहर मल थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। फिर अगला है, सबसे पहले सहायक संघ को किसने स्वीकार किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था, आप जानते भी होंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ ले जाइए उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। फिर अगला क्वेश्चन है, हमारी शिक्षा प्रणाली से लोग रंग और जात से तो भारतीय रहेंगे किंतु मानसिक रूप से अंग्रेज रहेंगे, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों लॉर्ड मैकाले का। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है। हमारी शिक्षा प्रणाली से लोग रंग और जात से तो भारतीय रहेंगे लेकिन मानसिक रूप से अंग्रेज रहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर द्वैध शासन किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो यह थी रॉबर्ट क्लाइव के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्लाइव की सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1765 में। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, सही जोड़ा बनाइए। वारन हेस्टिंग, कलकत्ता, मद्रास, दक्कन संस्कृत कॉलेज, एनी बेसेंट सेंट्रल हिंदू कॉलेज और राजा मोहन राय वेदांत सोसाइटी से संबंधित थे, आप इसको याद रखेंगे। अगला है, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, इसमें दिया है कथन और कारण। कथन ये है दोस्तों कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में जमींदारी व्यवस्था का प्रवर्तन किया, और कारण आर है कि उसके पीछे अंग्रेज़ों की धारणा यह थी कि उन्हें भूमिपति वर्ग का सहयोग प्राप्त हो। तो कारण ए और कथन दोनों सही हैं और एक दूसरे से पूर्ण संबंध भी रखते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102, कथन और कारण वाला यह भी है। कथन ये है दोस्तों कि अंग्रेज़ों ने भारत में 1916 में औद्योगिक आयोग का गठन किया था। अंग्रेज़ों ने भारत में 1916 में औद्योगिक आयोग का गठन किया, और कारण आर है वे भारत के उद्योग विकसित देखना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है कि केवल पहला सही है और आर सही नहीं है। वे भारत के उद्योगों को विकसित नहीं करना चाहते थे, वे उद्योगों की स्थापना इसलिए किए थे ताकि अपना भला कर सकें। फिर अगला क्वेश्चन है, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण से क्वेश्चन नंबर 103, सही क्रम पर चिन्ह लगाइए। इसमें दिया है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, एशियाटिक सोसाइटी और युवा बंगाल आंदोलन। तो सही क्रम ये मतलब है कि कौन किससे संबंधित है, तो केवल डी वाला संबंधित है। हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बंग आंदोलन के प्रणेता थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स। फिर अगला है कथन और कारण वाला। कथन ये है दोस्तों, कथन ये है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया, यह तो सही है।
राजा राम मोहन राय ने इसकी अगुवाई की थी, यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। मैडम ब्लॉट्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी और कारण आर है कि वे सोसाइटी द्वारा हिंदुत्व का पुनरुत्थान करना चाहते थे। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण भी है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। मैडम ब्लॉट्स्की ने 1886 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। वास्तव में इनके माध्यम से वह हिंदुत्व का पुनरुत्थान करना चाहती थी। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है 1857 की क्रांति और अन्य विद्रोह से। क्वेश्चन नंबर 106 है दोस्तों कि किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम क्रांति थी, ना संग्राम और ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ऐसा कहा था दोस्तों आरसी मजूमदार ने। 106 के बाद चलते हैं 107 पर। 107वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ये है, भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह हुआ। सही है। भारत में अंग्रेजों ने दोहरी नीति अपनाई थी। दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है किसी का। फिर अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता आधुनिक भारत से क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन से। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? तो चौधरी रहमत अली था दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला नहीं, बी वाला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी दोस्तों भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना। संबंध जोड़िए। संबंध जोड़ना है इससे दोस्तों, एनी बेसेंट होम रूल लीग, महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक और लाला हरदयाल गदर पार्टी। इस तरह से आप इसका संबंध जोड़ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, सही क्रम में लिखिए। इसमें दिया है गुरुद्वारा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और कूका आंदोलन। तो इसमें सबसे पहले रहेगा दोस्तों कूका आंदोलन। 1870 से 1860 से 70 के बाद गुरुद्वारा आंदोलन, 1922 से 23 असहयोग आंदोलन, 1920 से 22 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, सुमेल कीजिए। इसमें दिया है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद और राम मनोहर लोहिया। तो पहला है महात्मा गांधी, इनकी पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड और अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है इंडिया मीन्स फ्रीडम और राम मनोहर लोहिया कालचक्र। आप इसको इस तरह से सुमेलित कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका प्रभाव यह पड़ा कि सांप्रदायिकता का उदय हुआ, सांप्रदायिकता का प्रादुर्भाव हुआ। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन था, आप जानते भी होंगे। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। फिर अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था, CR दास। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का विरोध है, CR दास। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 117 है। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी और प्रथम महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें दिया है स्वराज दल,
स्वराज दल मोतीलाल नेहरू, ये सही है। कांग्रेस आचार्य नरेंद्र देव, ये सही नहीं है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट चंद्रशेखर आज़ाद और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल भगत सिंह। कांग्रेस की स्थापना दोस्तों ए.ओ. ह्यूम ने की थी। इसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें दिया है डिरोजियो युवा आंदोलन, मदन मोहन मालवीय हिंदू सभा, ये सुमेलित है। सोहन सिंह गदर पार्टी, ये भी सुमेलित है। जवाहरलाल नेहरू युवा कांग्रेस युवा शाखा, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों कांग्रेस युवा शाखा की स्थापना की थी। हेनरी विवियन डिरोजियो युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित थे, ना कि युवा आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर पहला इसलिए इसका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ये है कि भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया, और कारण आर है कि कमीशन के अधिकार सीमित थे। तो कमीशन का अधिकार सीमित थे, इसलिए विरोध नहीं किया गया। उसके सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये सही है और आर असत्य है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में भारत में आया था। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसीलिए भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया गया। तो आप इन सब बातों को याद रखेंगे। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यूपी टीजीटी और पीजीटी की बेहतर तैयारी के लिए पीसीएस का सॉल्व पेपर